बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सेंटीग्रेड। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहां पर हमें एक एसयूवी के अंदर एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम नियोमी है। उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। नियोमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ को हटाने की दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ना ही इनके फोन में सिग्नल है कि ये किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सके, और ना ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। दरअसल एक रात पहले ये इसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया, जिस वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, और अब जब ये उठे हैं तो इनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन है। ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया या अभी भी तूफान चल रहा है। साथ ही नियोमी, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी हालत और भी खराब हो रही होती है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और इन्हें पूरा यकीन है कि जल्दी कोई रोड से गुजरेगा जो इनकी गाड़ी को देख लेगा, जिससे इनकी जान बच जाएगी। पर इन्हें नहीं पता कि बाहर कोई रोड नहीं बचा। पूरी की पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। साथ ही तूफान अब भी चल रहा होता है। इनके पास खाने की सप्लाई होती है, जिसे छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये कम से कम खाएं, ताकि इनका खाना ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चल सके। अब जब ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास 12 दिन का खाना है और 2 पानी की बॉटल्स हैं। हालांकि नियोमी चाहती है कि ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाएं, पर मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर चली भी गए और आगे कोई जाने का रास्ता नहीं बचा तो ठंड से इन दोनों की मृत्यु हो सकती है। और मैथ्यू इस रिस्क को नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को इसी तरह से गाड़ी के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं, पर आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। हालांकि इनके पास खाना, पानी और एक कैंडल भी होती है, जिसके सहारे इनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हालांकि नियोमी मैथ्यू से इत्तेफाक नहीं रखती। वो गाड़ी में नहीं रुकना चाहती। वो गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, पर मैथ्यू की वजह से वो भी अब गाड़ी में है क्योंकि मैथ्यू से लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इन दोनों के बीच में इस बात पर कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। और अब मैथ्यू कम खाना खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी को ज्यादा खाने की, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। नियोमी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखती रहती है, और तभी वो पानी की बोतल से पानी पीकर उसकी कैप को अच्छे से बंद नहीं करती और आगे रख देती है। और तभी मैथ्यू का हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे बहुत सारा पानी गिर जाता है। इस बात पर मैथ्यू को गुस्सा आता है क्योंकि पानी इनके लिए बहुत कीमती है। इसीलिए नियोमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ ही देर बाद वो नियोमी से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वो उससे प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि इस वक्त उसे केयर की ज़रूरत है। अब कुछ देर कार में इसी तरह से गुमसुम बैठने के बाद इन्हें अपनी कार के ऊपर छत पर किसी के पैरों की आवाज़ आती है, जिससे इनके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इनकी आवाज़ से वो कदमों की आवाज़ इनसे दूर जाना शुरू हो जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये कोई जानवर था जो इनकी आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग गया। इनके अंदर जो उम्मीद जागी थी वो टूट गई। मैथ्यू के पास जो कैंडल होती है वो उसे जलाकर साइड विंडो की बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। उसने ये भी सोच रखा होता है कि जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तो ये बर्फ को खा सकते हैं। अब जब वो साइड की बर्फ को पिघलाता है तो थोड़ी सी विंडो खुल भी जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पीछे नियोमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल से खेल रही होती है, और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर उसकी बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन हो जाता है, पर अब साथ में कवरेज भी आ चुका है, यानी कि वो किसी को भी फ़ोन कर सकती है। वो अपने पिता को फ़ोन करती है और बताती है कि हम बर्फ़ में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है। 2 दिन और बीत जाते हैं।
नियोमी मैथ्यू को कहती है कि तुम कुछ खाना खा लो, और मैथ्यू कम से कम खाता है ताकि नियोमी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके। नियोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, पर मैथ्यू कहता है हमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बाहर हो सकता है कि तूफान चल रहा हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। नियोमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है, और अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। इन्हें इस गाड़ी में आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। नियोमी की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूं। इस बात से मैथ्यू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से बचकर ज़रूर निकलेंगे, और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी होती है। ये बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। इससे मैथ्यू का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अब नियोमी उसे संभालती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज इन्हें पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है, ना इनके पास पानी पीने के लिए है। और मैथ्यू ने गाड़ी की विंडो को जो थोड़ा सा खोला था, वहाँ से वो बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर नियोमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की सीट के हेडरेस्ट को निकालकर वो शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी मैथ्यू उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा। अब उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन दोनों को ही नहीं पता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। और मैथ्यू नियोमी का हौसला बढ़ाता और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और इसके बाद नियोमी अपने हस्बैंड मैथ्यू की मदद से एक बच्चे को इसी गाड़ी में जन्म देती है, जो कि एक बेबी गर्ल है। इस बच्ची का नाम ये ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव आता है, और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि सब के सब जिंदा जरूर बचेंगे। और नियोमी ने गाड़ी के हेडरेस्ट से साइड के शीशे को तोड़ दिया होता है, जिससे अब गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अब बर्फ ही खाते हैं। साथ ही यहाँ पर ठंड बढ़ने की वजह से मैथ्यू अपनी जैकेट उतार कर अपनी बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन अब मैथ्यू का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। दरअसल उसे फीवर हो गया है और वो उसी फीवर के साथ सो जाता है। अगली सुबह ओलिविया उठती है तो देखती है कि मैथ्यू अब तक सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता क्योंकि मैथ्यू की मृत्यु हो चुकी है। नियोमी मैथ्यू की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाती है और दर्द से कर्रा उठती है। उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास उसकी बेटी है जिसके लिए उसे जीना होगा, पर उसे जीने के लिए खाने की जरूरत है जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो अपनी डायरी तक खा चुकी होती है। उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन बीत चुके हैं। उसके पास उसके पति की बॉडी भी होती है जिसके कपड़े उसने उतार लिए हैं ताकि उन्हें उन कपड़ों से गर्मी मिल सके। अब वो 24वें दिन में जब पूरी तरह से निढाल गाड़ी में लेटी हुई होती है, तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर सूरज निकलता है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है और नियोमी जो कि गाड़ी के अंदर पूरी तरह से हताश है, उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकती है। वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करती। जल्दी से वो बर्फ हटाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। वो अपने पति को आखिरी अलविदा कह चुकी है और शायद उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। गाड़ी से बाहर आने के बाद कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है। उसके पास ऑप्शन है या तो गाड़ी के अंदर जाए या यहाँ से आगे बढ़ जाए। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके अंदर चलने की भी शक्ति नहीं होती, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है और एक माँ की शक्ति से वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। पर पूरा दिन चलने के बाद भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उसे कुछ नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। और तभी वो आसमान में एक प्लेन देखती है और जिस दिशा की तरफ प्लेन जा रहा होता है वो उसी दिशा की तरफ चल देती है, जो रास्ता और भी कठिन होता है। पर यहाँ पर उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने होटल है। इसके बाद वो होटल पहुंच जाती है। नियोमी को और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वीकनेसेस होती है जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। एक्सपर्ट का मानना होता है कि नियोमी और उसकी बेटी की जो जिंदगी बची वो इग्लू इफेक्ट की वजह से बची, यानी कि जमीन के अंदर जब इनकी
गाड़ी थी तो वहाँ पर हीट थी, इस वजह से इनकी जिंदगी बच गई। यानी कि मैथ्यू का गाड़ी में रुकने का फैसला सही था। नियोमी ने 24 दिनों में उस गाड़ी के अंदर जो जो फील किया था उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी जो उसने अपने पति मैथ्यू को डेडिकेट की, और सन 2020 में सेंटीग्रेड नाम की फिल्म उसी किताब पर बेस्ड है। यानी कि नियोमी, मैथ्यू और उसकी बेटी ओलिविया की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।